अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर जी? जी, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। सर तो कोई सर जी क्वेश्चन है आजकल तो मुझे बताएं। आप लोग। जी। नो सर जी, नो सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपने प्रैक्टिस की है वो, उसकी क्या नाम है, कल हम कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशंस वाली, कर रहे थे हम काम। यस सर, की नो है सर जी। अच्छा जी, तो ठीक है सारा कुछ, उसमें कोई इशू तो नहीं है। यस सर। नो इशू जी। नो सर जी। तो थोड़ा सा हम इसको उसी को रिकॉल करते हैं। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आर फॉर रैंडम नंबर जनरेशन, ठीक है। डी फॉर पीडीएफ, पी फॉर सीडीएफ एंड क्यू फॉर इनवर्स सीडीएफ, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनको आपने कैसे यूज करना है। जैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्रेटर देन का क्या मतलब है, लेस देन का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, जो जैसे अब ये पी बाय नॉर्म है, इस तरीके से पी पॉसों भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल पॉसों अगर हम करते, ये डी पॉसों, तो इसका मतलब है हम पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो थ्री, अब यहाँ पे इसका पैरामीटर कितने होते हैं? लेमडा, एक ही पैरामीटर होता है, सॉरी, इसका पैरामीटर चूंकि एक ही होता है, तो आप यूं फाइंड कर सकते हैं लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू। इसमें क्या मसला है जी? स्पेलिंग में कोई मसला नहीं है। तो आप बताएं क्या इशू है फिर इसमें, इस कमांड में? जी, कोई बताएगा? ये सामने नजर आ रहा है ना कि क्या मसला है? एरर इन डी पोआ, अनयूज्ड आर्गुमेंट, लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू। वो कह रहा है कि ये जो आर्गुमेंट आपने दिया है लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू, ये अनयूज्ड है, मतलब ये यहाँ पे इस कमांड का हिस्सा नहीं है। तो पहले हम ये काम करते नहीं रहे। जी, अच्छा, आप जी जरा गौर करें। जी जी, बोलें। सर मैं खुदा खुदा वैसे करके कोई अगर बोल ही रहा है तो बोल दो। कुछ नहीं सर, वो मैं। अच्छा जी, अब जरा गौर करें कि डी का क्या मतलब है। डी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री। ये एक्स की वैल्यू है ना यहाँ पे, एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब जब इक्वल टू थ्री की बात आ रही है, तो फिर लोअर टेल या अपर टेल का ट्रू होना या फॉल्स होना, दैट इज यूजलेस जब आप इक्वल टू की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर पॉसों होता, मतलब आप सीडीएफ की बात कर रहे होते, तो फिर हो सकता था कि आप एक वैल्यू देते कि इससे लेफ्ट साइड पे एरिया चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, या इसके राइट साइड पे चाहिए, फिर लोअर डॉट टेल का मकसद होता। तो डी जब आप अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो फिर आपको लोअर डॉट टेल ट्रू या फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब इसको यूं आप करेंगे, ठीक है। लेमडा इक्वल टू फॉर एग्जांपल थ्री, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। लेमडा इक्वल टू फोर अगर हो तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही काम करते पी के साथ, तो लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू का मतलब है अब आप कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब ज़रा देखें, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ पी व एक्स, यहाँ पे एक्स दिया है क्योंकि एक्स वेक्टर डिफाइन है। लेमडा इसका वो है पैरामीटर, फॉर एग्जांपल 4, या हम इसको कह देते हैं 8 है। और
लोअर डॉट टेल बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल x इज लेस देन और इक्वल टू 0 दिस, लेस देन और इक्वल टू 1 दिस, लेस देन और इक्वल टू 2 दिस, एंड फाइनली लेस देन और इक्वल टू 20 दैट इज दिस। अब ये 1 नहीं हो रहा, एग्जैक्ट 1 नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? देखो जब CDF क्योंकि सर ये एसिम्प्टोटिकली कर्व होती है ना, इसलिए है, एसिम्प्टोटिकली क्या होता है? कर्व होती है ना, इस वजह से ये नहीं, एसिम्प्टोटिकली क्या होता है मतलब? देखो ये लेस देन इक्वल टू हाँ, फिर आगे बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड जब आप यूज करते हो ना, फिर आप खुद फंसते हो। ठीक है, कि एसिम्प्टोटिकली होता है, वो आपको नहीं पता कि एसिम्प्टोटिकली क्या भला होता है। देखो सिंपल ही बात ये है, अगर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ना होती, बाइनॉमियल होती, या कोई भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी अपर लिमिट डिफाइन है, तो ये 1 हो जाता। ठीक है, अब देखें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी रेंज क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा ही है। तो इट मींस कि ये अपर लिमिट 20 के बजाय अगर इन्फिनिटी में रखूं, Yes फिर sir. आखिरी नंबर 1 आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? जी। Yes sir. ठीक है, तो इसलिए ये 1 नहीं आ रहा, पर 1 के क्लोज आ जाता है। ठीक है, अगर ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल 18 के बजाय 28 होती, तो फिर ये 1 के क्लोज भी ना आता। क्यों ना आता? क्योंकि रेंज कम से कम फिर 28 तक तो होनी चाहिए ना, मतलब उससे ज्यादा होनी चाहिए। इन्फिनिटी टेक्निकली मींस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप ये चीज देखें सर कि जी इसी तरीके से हम बायनोमियल में भी एक से ज्यादा के लिए कर निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, सकते हैं, पूरा उसमें भी वेक्टर फिर आप दे एक्स सकते डिफाइन हैं। करेंगे फिर। हाँ, डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं x इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ n इज इक्वल टू 0 टू, सॉरी n इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, p इक्वल टू मैं कह देता हूँ 0.6। अब मैं कहता हूँ जी x इज इक्वल टू 0 टू 10, n इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो p ऑफ x मैं कह देता हूँ d बाई नॉर्म इज इक्वल टू x, और साइज इज इक्वल टू n, जो n, अब n इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि n ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एंड प्रॉब इक्वल टू p ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपके पास px एक वेक्टर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और अप टू सो ऑन। अब ये भी 1 नहीं हो रहा इत्तेफाक से, क्यों नहीं हो रहा? गौर करें कि मैंने पीडीएफ वाला सर ये फंक्शन अकेले अप्लाई किया अकेले है। की निकाली है। जी जी, अकेले जी अकेले सर की ये निकाली है अकेले की। मैंने, सीडीएफ नहीं निकाला। ठीक है, सर इसी को अगर सीडीएफ मैं में भी चेंज कर एग्जैक्ट दूं, वन आ जाना था। जी जी बिल्कुल, इसमें आ जाना। इसी को मैं अगर चेंज करके यहाँ CDF ऑफ x लिख दूं और यहाँ पे मैं p कर दूं, तो दैट विल बी CDF ऑफ x विल बी 1 लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 2 अप टू सो ऑन, फाइनली लेस देन और इक्वल टू n। n 10 है, तो जाहिर है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। क्लियर है जी ये बात? सर जी अगर जिस तरह हाँ जी आपने सर। एक्स को डिफाइन किया 0 टू n, अगर उधर 9 लिखते तो फिर ये एग्जैक्ट वन नहीं ना आना था। फिर नहीं आना था। देखो एक ये है कि आर ने क्या कंप्यूट करना, ये एक सेपरेट चीज है, और एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो एक सेपरेट चीज है। ठीक है, अब ये आपको एज अ स्टेटिस्टिशियन पता होना चाहिए कि बाइनॉमियल की अगर कंप्लीट पीडीएफ निकालनी है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो उसकी रेंज 0 टू n है। अब अगर n 10 है और आप वहाँ पे 0 टू 8 लिख देते हैं, तो r ने तो 0 टू 8 के कंप्यूट कर देना है, उसे नहीं पता कि ये बाइनॉमियल की टेक्निकली क्या होता है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। जी सर जी। ठीक है, तो ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी रेंज जो है 0 टू n होती है, फलां की रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, फलां की रेंज मतलब कुछ और है। ये अब आप पे है। अच्छा, मैं जो बात बताना चाह रहा था, अब एक जरा एक और चीज देखें, p बाई नॉर्म किधर गया, p बाई नॉर्म x की इक्वल टू, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू मैं 3 कर देता हूँ,
और साइज 10 और p इज इक्वल टू या प्रॉब इक्वल टू 0.6 या p सिंपली 0.6 ही रखा था। चलें, तो ये क्या वैल्यू आएगी इधर? ये वैल्यू आएगी 0 1 2 3, ये वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 3 की बात हो रही है। ठीक है, अब q का रेंज, q का क्या मतलब है? q बाई नॉर्म, ये जरा गौर कीजिएगा। q बाई नॉर्म का क्या मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि वो x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लेफ्ट साइड पे इतना एरिया है या जिसके राइट साइड पे इतना एरिया है। ये जरा गौर कीजिएगा। 0.0 0.0122945536, ठीक है, और साइज इक्वल टू 10 और प्रोब इक्वल टू p, चले p मतलब 0.6, और लोअर डॉट टेल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट वैसे तो ट्रू ही होता है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये आपके पास 2 की वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट। देखें यहाँ पे मैंने चूज किया था, ये वैल्यू मैंने चूज की थी, तो गौर करें जरा आप। ठीक है, चूंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू चूज की थी तो उसने बताया है कि ऐसी एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट साइड पे इतना एरिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज 0.0122, वो एक्स अगर फाइंड करना हो दैट एक्स इज 2। तो क्यू का ये क्या उसको कहते हैं, रोल है। क्लियर है जी? यस जी सर। सर। ठीक है, इसी तरीके से कोई आप वैसे नंबर दे दें, 0.5 फॉर एग्जाम्पल दे दें, 0.5। अब आपके ख्याल में इसका जवाब क्या होना चाहिए? चलें, या आपका लॉजिक देखते हैं जरा। सर 5 आएगा। ये आपने बताना है 5 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 सर 4 से नीचे नीचे आ जाएगा। कैसे? तुक्के नहीं मार रहे ना? सर वो 0.5 से जो कम है वो सारी दे देखो देगा ना। देखो, इसको देख लो, ये जीरो है ना, पहला एक्स की पहली वैल्यू जीरो है, लेस देन और इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी ये है, इसका मतलब है ये नहीं है, जीरो तो नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड 1 के लेफ्ट साइड पे ये है, ये भी नहीं हो सकता, 0.5 से बहुत नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 1, ये आगे 2 है, ये भी नहीं हो सकता, ये 3 है, ये भी नहीं हो सकता, ये लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये 0.36 है, ये भी नहीं हो सकता। आगे यहाँ पे गौर करें, लेस देन और इक्वल टू 5 जो है, 0 1 2 3 4 5 और 6, लेस देन और इक्वल टू 6 अगर देखें तो इसके लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 से क्लोज है। मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू 5 तक करें तो इसके लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5 नहीं बनती। समझ आ रही है मेरी बात? तो दैट विल बी 6। जी अब चूंकि अगेन गौर करें, चूंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसलिए उसने या तो 5 चूज करना है या 6 या 7 नंबर चूज करना है। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो फिर केस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। ठीक है, अब चूंकि उसने एक नंबर चूज करना है तो वो देखेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है। तो अगर ये x0 फिर x1 फिर x2 x3 4 x इक्वल टू 5 अगर देखें तो लेस देन और इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.36, तो 0.5 नहीं है। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 0.6 अगर देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी 0.5 एटलीस्ट बनती है। क्लियर है जी बात? हाँ जी सर जी, क्योंकि क्योंकि आप यहाँ इतनी अगर यहाँ इंटेलिजेंट। पे 0.5 हो जाता ना फिर वो 5 लेता, लेकिन यहाँ पे 0.36 पे एंड हो गया। अब अगला डिजिट इत्तेफाक से 6 है और वो 0.61 तक जा रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो फिर वो एग्जैक्टली वो नंबर देता, मतलब वो डेसिमल पोजीशन एग्जैक्टली देता जिसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0.5 होती थ्रू इंटीग्रेशन। क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में 5 के बाद उसने 6 पे ही जाना है, तो जाहिर है वो 6 पे जाएगा, बेशक ये 0.61 तक चला गया इंस्टेड ऑफ 0.5। तो ये एटलीस्ट के सेंस में है फिर बात। क्लियर है? हाँ जी सर जी। अच्छा, अब यस सर। सर ये एक और वैसे गौर जी,
अब एक और गौर सर करें, यहाँ 5 पे इज फॉल्स करके देखें, एक मिनट, यहाँ पे फॉल्स करके देखें। इसका क्या मतलब है? अब आप चाह रहे हैं कि ऐसा एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके राइट साइड पे जो एरिया है वो 0.5 है। अब आप देखेंगे राइट साइड पे 0.5 कहाँ पे पूरा हो रहा है। इसके अगर राइट साइड पे देखा जाए तो 0 है, इसके राइट साइड पे 0.01 है, 0.05, 0.17, 0.3। अब ये 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इसके लेफ्ट साइड पे 0.61 है तो ऑफ कोर्स इसके राइट साइड पे कितना होगा? 0.39 समथिंग या 38 समथिंग। नाउ इट विल बी अगेन 6। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे कितना एरिया है? पॉइंट सॉरी, वो पॉइंट जिसके राइट साइड पे एरिया 0.5 है, दैट इज अगेन 6। तो ये ज्यादा अच्छी आपको समझ आएगी जब आप उसमें जाएंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसमें वो लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब आप क्या पूछ रहे थे जी? कुछ नहीं सर, लग गई है समझ। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इस तरह बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं। मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे चला जाता हूँ। ठीक है, जनरेट 15 random numbers from normal distribution with mean equal to 10, standard deviation equal to 3। ठीक है, ये नंबर साइन का क्या मतलब है कि ये कमांड नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्या उसको कहते हैं, कमेंट्स हैं। तो कमेंट। कैसे करेंगे जी जनरेट 15 रैंडम नंबर्स? मैं कहता हूँ जी इसके नाम में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू r। अब कीवर्ड देखें, नॉर्मल का कीवर्ड क्या है? नॉर्म। आर रैंडम नंबर जनरेशन के लिए, और आगे नॉर्मल का कीवर्ड क्या है? नॉर्म। अच्छा, चूंकि ये रैंडम नंबर जनरेट करना है तो सबसे पहला आर्गुमेंट मुझे क्या देना है कि कितने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं? 15, मीन इक्वल टू 10 और एस डी इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें मजीद कुछ नहीं देना कि लोअर साइड या लेफ्ट साइड, जाहिर है उसने रैंडम नंबर जनरेट करना है। क्लियर है जी ये बात? अच्छा, अब अगेन मैं जी ये सर फिर जी। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मीन नहीं लिखते, सिर्फ 10 लिख देते हैं, दैट्स फाइन। अगर एस डी नहीं लिखते, सिर्फ 3 लिख देते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन फिर आप जो भी पहला नंबर देंगे इस 15 के बाद, दैट विल बी मीन। जो भी दूसरा नंबर देंगे, दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर एस डी इक्वल टू 3 लिख दे हैं, मीन इक्वल टू 10 लिख दें, फिर आप इनकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस 15 के बाद आएगा। तो ये एक्स आ गया, ये आपके पास रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है, अब आप इनका मीन निकालें, क्या आना चाहिए? 10। और कोई? अच्छा आसिया, ये एग्जैक्ट 10 आना चाहिए या? सर आप थोड़ा सा खुद भी ऐड कर लेना। नहीं, मैं कहाँ से ऐड कर लूँ खुदा के बंदे। सर नहीं, 10 ही आएगा सर। देखो आज तो मैं ऐड कर लूंगा, एग्जाम तुम लोगों को नहीं देना है। सर जी ठीक घर है, रह के सर मैं, मुझे इतनी याद आ रही है अपनी दोस्तों की, वही मैं कह रहा हूँ वो ना कि बात ही नहीं मैं तो करती। आज तो मैं ऐड कर लूंगा, एग्जाम तुम लोगों ने देना है, उस टाइम फिर हमने तो आंखें माथे पे रखनी है। सर आप ना रखना सर। मैंने ये सर कैसे हो आप सकता है? अच्छा चलो बताओ जी, आप लॉजिकली बताओ ना, बीइंग स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। रमजान आप बताओ, बाकी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो छुट्टियों में गूंगे हो गए हैं शायद। जी, आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इसका मीन कितना आना चाहिए? इलेवन पॉइंट फोर फाइव, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2.56। ठीक है, कोई मसला? ये कैसे आया सर? ये ऐसे है, मीन मैंने निकाला है, मीन ऑफ एक्स उसने 11.45 दे दिया। जैसे आर में मीन आता है कंसेप्चुअली वैसे ही कैसे आएगा आएगा ना। सर? है, कंसेप्चुअली कैसे आएगा सर इसका? कंसेप्चुअली ऐसे आएगा, ये सम ऑफ एक्स ओवर एन।
मीन का कंसेप्ट क्या होता है? आप जो कुछ पूछना चाह रहे हो वो बताओ। आप शायद कुछ पूछना नहीं ये सर, चाह रहे हो। जी जी, कुछ नहीं, मैं वैसे वो नॉर्मल के हिसाब से पूछ रहा था। चलो नॉर्मल के हिसाब से पूछ लो, जाहिर है एक्स जनरेट हो गया ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। जी सर। एक्स जब आ गया तो मीन तो आगे उसी तरीके से निकालना है ठीक है जैसे सर, मीन निकलता है। ठीक अब है आप सर, ठीक एक्चुअली पूछना ये चाह रहे हो कि 10 क्यों नहीं आया, ठीक है, है। जो मैं समझाऊं, या स्टैंडर्ड डेविएशन 3 क्यों नहीं आया, जी सर। ठीक है। तो ये तो मेरा सवाल है ना, ये तो आपने जवाब देना है, घुमा फिर आके मुझसे ही ना पूछो ना। क्योंकि रैंडम नंबर उसने अपनी मर्जी से लिए। अपनी मर्जी से लिए, ठीक है, तो रैंडम नंबर तो उसने अपनी मर्जी से ही लेने हैं ना भाई, ये क्या जवाब है? देखें, जब भी आप रैंडम नंबर जनरेशन का कंसेप्ट समझें कि इसका मतलब क्या है, कि उसने जब आपने बताया कि 15 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो दूसरे अल्फाज में हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, उसका मीन 10 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। उस पॉपुलेशन में से, उस इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन में से हमने एक सैंपल जनरेट किया है 15 नंबर्स। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि पॉपुलेशन मीन होता है 50, उसी में से जब एक सैंपल ड्रा करते हैं तो सैंपल मीन 45 होता है या 56 होता है या 48 आता है, फर्क आता है ना। जी सर। दैट्स द कॉन्सेप्ट कि ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम सैंपल है जिसका मीन 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, उस पॉपुलेशन का। अब वो पॉपुलेशन जो है आर के अंदर बिल्ट इन है कि वो कैसे जनरेट होती है। आमतौर पे वो रैंडम नंबर जनरेशन का मैकेनिज्म होता है कि उसमें क्वांटाइल फंक्शन के थ्रू जनरेट करते हैं थ्रू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये शायद आप इन्फ्रेंस में भी कहीं आपके उसमें आए सामने, ठीक है। तो या अगर कहीं भी मेरे उसमें आया तो मैं भी बता दूंगा। तो बेसिकली ये मीन लाजमी नहीं है कि ये सेम हो, ठीक है। दूसरी बात, अब ये रैंडम नंबर मैंने जनरेट किए हैं, तो मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा जनरेट कर लिए, क्या ये सेम आएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि एक उसी पॉपुलेशन में से एक नया सैंपल है 15 का, तो ये सेम नहीं आएंगे। तो फिर सर मीन भी नहीं सेम आएगा मीन भी दोबारा? जाहिर है सेम नहीं आएगा। तो सैंपल मीन जो है हमेशा रैंडम वेरिएबल होता है ना, इसीलिए हम उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं कि हर नए सैंपल पे डिफरेंट मीन आ सकता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है। वो जो आप कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू, वो तो होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर उन मीन्स का एक और मीन निकाला, फिर वो उसके बराबर आया। तो आप तो एक सिंगल सैंपल ले रहे हो ना यहाँ पे। अच्छा, बात उधर चली गई। तो मकसद ये कहने का है कि यहाँ पे हमने इसको जनरेट कर लिया है एक्स को। अब ये याद रखें कि अगर आपने सेम रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, मैं वो अहम चीज़ बताने लगा, सेम नंबर जनरेट करने हैं, तो फिर आप लिखते हैं सेट डॉट सीड और यहाँ पे कोई नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल कोई एनी रोल नंबर आप दे देंगे 50 256। अब आप एक्स जनरेट करें, ठीक है, ये आपकी एक्स वैल्यूज आ गई। फिर दोबारा वही सेट डॉट सीड दें और दोबारा रैंडम नंबर जनरेट करें, तो यू विल गेट द सेम नंबर्स। ये सेट डॉट सीड क्या है? ये वो आप इसको कॉन्सेप्चुअली मैं कैसे समझाऊं, आपने रैंडम नंबर जनरेट वैसे मैनुअली कभी किए हैं छोटे से पिछले निचले सेमेस्टर्स में, फर्स्ट या सेकंड में? सर सैम्पलिंग में मैम ने एक दफा करवाए थे, वो टेबल देकर टेबल वहां से, से कुछ तरीका यस। बताया था उसका जी, क्या टेबल कॉन्सेप्ट से। था? वो अब याद नहीं सर। खुदा के बंदे, मेरा गला खुश्क हो जाता है साल बाद तुमने ये आर के मतलब भी यही कहना है 12। नहीं नहीं, ये नहीं भूलेगा सर। वो भूल जाएगा, उस वक्त हम उसको भी उधर भी यही कहते होगे, ये नहीं भूलेगा। अच्छा देखो, रैंडम का मतलब क्या होता है कि आप उस रैंडम नंबर टेबल का कोई भी रो और कोई भी कॉलम रैंडमली चूज कर लेते हो और वहां से स्टार्ट ले लेते हो।
ठीक है, कोई रो और कोई कॉलम आप रैंडमली खुद से चूज करते हो और वहां से स्टार्ट लेके आगे सीक्वेंस में चलते जाते हो कि फॉर एग्जाम्पल 5वीं रो में छठा कॉलम जो पहला नंबर है उसके बाद अगला, फिर उसका बाद अगला, उसके बाद अगला, सीक्वेंस में फिर उसके बाद आता है, ऐसे ही होता है। यस सर, ऐसे ही था, याद आ गया। ठीक है, अच्छा, अब वो जो पहली दफा आप चूज करते हो ना रैंडमली, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी रो या कॉलम कोई भी आप चूज कर सकते हो, इसमें आप आजाद होते हो। वो चूज करने के बाद आगे आपने सीक्वेंस में चलना होता है, ऐसे ही है। ये जो सेट डॉट सीड है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप बेसिकली बता रहे हो कि वो कौन सी रो या कौन से कॉलम से स्टार्ट लेना है। तो जब आप स्टार्ट, आप, मैं रमज़ान से कहूँ कि आपने 5वीं रो और छठा कॉलम लेना है और वहाँ से आगे 10 नंबर जनरेट करने हैं, और फिर मैं आसिया से भी कहूँ कि आपने भी 5वीं रो और छठा कॉलम देना है, फिर मैं तीसरे क्या नाम है आपका, वसीआर बशीर शायद, उससे भी यही कहूँ कि आपने 5वीं रो और छठा कॉलम लेना है और आगे 10 नंबर। तो ऑफ कोर्स जब 5वीं रो और छठे कॉलम से तीनों बंदे स्टार्ट करेंगे और आगे सीक्वेंस में जाना है तो दे विल प्रोड्यूस द सेम नंबर्स। ठीक है, तो ये सेट डॉट सीड का मतलब क्या है कि आप सेम नंबर्स चाह रहे हैं, वो जो सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू है वो आप सेम दे रहे हैं। हाँ, अगर ये सेम ना हो, तीनों से मैं कहूँ जी आपने 10-10 नंबर जनरेट करने हैं रैंडमली फ्रॉम रैंडम नंबर टेबल, अपनी मर्जी के रोज और कॉलम चूज कर लें। तो एक कोई हो सकता है पहली रो और दूसरा कॉलम चूज करे, दूसरा जो है वो तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम चूज करे, चौथा जो है 5वां कॉलम और 7वीं रो यूज कर ले। तो फिर जब आगे सीक्वेंस में जाएंगे तो वो डिफरेंट जनरेट करेंगे। तो सेट डॉट सीड का मतलब है कि यू गेट द सेम नंबर्स। ये वैसे आपको बताया है, मतलब इसका ताल्लुक रैंडम नंबर जनरेशन से सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने सेम जनरेट करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सीड कैसे सेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में मैं ये कहता होता हूँ कि अपना रोल नंबर एज अ सीड यूज करें और फिर रैंडम नंबर जनरेट करें, तो हर एक के डिफरेंट जनरेट होते हैं। ठीक है, फिर भी रमजान की तरह के कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने दिया तो अपना था, पता नहीं वो कैसे तो डिफरेंट जनरेट हो गए। तो फिर जवाब ये होता है कि चलो डिफरेंट गलती से जनरेट तो हो गए हैं, लेकिन फलां के साथ मैच क्यों कर रहे हैं, मैच तो नहीं करने चाहिए। तो वहां से फिर आप लोग सर पकड़े जी, जाते हैं। जी जी। सर जी, यही कमांड फॉर एग्जांपल आपने इधर लिखी है रैंडम नंबर के लिए सेट सीड वाली, और यही साथ ही इधर मैं अपने लैपटॉप पे लिखूं, तो सही है, जो नंबर आपके आएंगे वही मेरे आ सकते हैं? आने चाहिए, लिख लो, लिख के नहीं चेक भी कर हो लो। सकते? मेरा ख्याल आने चाहिए, कभी इस तरह के सवाल आया नहीं इसलिए मैं, लेकिन आने चाहिए। आर का अगर वर्जन सेम है, आर का वर्जन भी डिपेंड करता है, चेक कर लो अभी, इसमें क्या मसला है। लेकिन अब चेक कर रहे हो आप? यस सर, कर रहा हूँ मैं। चलो करके मुझे बताओ। अच्छा, मैं दोबारा इसको फिर इसे एक दफा करने लगा हूँ। अब ये सर फिर आपका डिफरेंट आए वर्जन हैं। कौन सा? देखो फिर डिफरेंट आ गए हैं। फिर डिफरेंट क्यों आए हैं? क्योंकि इस दफा हर कमांड से पहले, हर दफा उससे पहले सेट डॉट सीड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वो नहीं किया तो डिफरेंट आ गया जी। ये वाले 256 मैंने सेट डॉट सीड दिया था, ट्राई करो जरा। जी कुछ बताओ। जी सर, मेरे सेम आ गए, हाँ, 9.77 दैट्स गुड। 6.97। अच्छा, तो ये मतलब आप सेम यूज कर सकते हैं। अब आप ये चीज देखें, अगर मैं ये एच डी ना भी लिखूं, सिंपली 10 लिख दूं और 3 लिख दूं, तो रैंडम नंबर विल बी जनरेटेड। ठीक है, इस सूरत में फिर जो भी पहला नंबर होगा वो मुझे मीन ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं एस डी इक्वल टू 3, मीन इक्वल टू 10, तो यस दैट्स फाइन।
ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो अब इसका क्या मतलब होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, मीन 3 है। अब ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीजें आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो आपको पोजीशन के हिसाब से चल रहे हैं तो चाहे मीन ना भी लिखें, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको ये एसडी और मीन लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सर सीड के बगैर भी ये हमारे मेरे सेम आए थे आपके साथ। ये कैसे हो सकता है? सीट दिया होगा, एग्जैक्टली सेम तो नहीं आ सकते एग्जैक्टली आए थे सर। यार, एग्जैक्टली सेम आ नहीं सकते। नहीं, हर सीड सेट लिखा था कि सेट भी नहीं लिखा? सेट डॉट सीड के बगैर मैंने लगाया ना, x इक्वल टू और नॉर्म 15 नंबर जनरेट करने थे, मीन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3, तो ये सेम आए थे सर के, जो सर के यस आए सर, थे। मेरे भी सेम आ रहे हैं। हाँ, तो सेट डॉट सीट आपने किया 14.96। होगा ना? सर मेरे ख्याल से एक दफा ही करने से शायद वो फिर सेम आते रहते हैं। नहीं नहीं, सेम नहीं आ रही। अभी एक दोबारा दफा आप करके कमांड देख डन। लो, क्या मसला है। ये मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ। चलो, मैं इसको सेव नहीं करवाता, ये आ गए फिर ये आ गए। अब देखो ना, ये फर्क है, तीनों दफा फर्क है। हाँ, सेट डॉट सीट 256 पहले दिया था शायद, 256 जी सर। ये दें, फिर दोबारा एग्जैक्टली वही नंबर आएंगे 977 वाले। सर अब दोबारा फिर इसको रन करें, अब शायद एक दफा। नहीं आएंगे, जी मुझे सर, पता है, ये ये तो अब मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। ये सर देखिए, नहीं आएंगे, कब आएंगे? अब आए सर। सर हमारे आ रहे हैं, वैसे मैंने खुद किया ट्राई ये 2-3 दफा। सेम आ गए सर ये वाले। अब सेट डॉट सीड के बाद ये जो है अगली रन की है ना, ये हमारे सेम आते हैं आपके। ये 14.96 वाले। ये जी सर, ये वाले। ये फिर ऐसा हो सकता है कि इसका कोई इंटरनल मैकेनिज्म हो कि एक दफ़ा जब सीट सेट किया तो हर दफ़ा वहाँ कहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, ये पॉसिबल है। जी लेकिन शायद सर। जब आप मैं फॉर एग्जाम्पल एक कमांड मैंने अपने कंप्यूटर पे 10 दफ़ा रन की हुई है, आपने वो हो सकता है 5 दफ़ा रन की हो, तो वो मुश्किल मतलब इतफाक से सेम आ रहे हैं। अदरवाइज मैं तो कब से रन कर रहा हूँ इसको। तो ये कोई एक बार इंटरनल देख अगर लीजिएगा। मैकेनिज्म है भी तो वो कमांड, कौन सी कमांड आप रन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप यही समझेंगे सेम नहीं आने जब तक कि सेट डॉट सीड ना हो। अगर इतफाक से आ भी रहे हैं, दैट इज जस्ट उसको इतफाक ही समझें। चलो, मैं दोबारा जी लिंक सेंड कर रहा हूँ फिर। इस वक्त मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा लिंक सेंड करूंगा अभी। ओके सर।